गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। क्लास 10th, सब्जेक्ट सोशल साइंस। बुक नेम है सिविक्स, नागरिक शास्त्र, और इसका फर्स्ट लेसन है सत्ता की साझेदारी। कल हमने एक वीडियो में पढ़ा कि सत्ता की साझेदारी क्या है। आज हम इसकी दूसरी वीडियो तैयार कर रहे हैं कि सत्ता की साझेदारी के लाभ क्या है। अगर सरकार में सबको पावर दी जाए, ताकत दी जाती है सभी जाति समूह वर्ग को, तो इसको लाभ क्या होता है। किसी भी देश में, चाहे कोई भी देश हो, जहाँ पर क्या है बहुत सी जातीय भाषाओं के धार्मिक समूह रहते हो, तो सत्ता की साझेदारी, सत्ता का बंटवारा बहुत ही आवश्यक हो जाता है। हमारे भारत के अंदर बहुत सी जातीय बहुत जाति के लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाषीय लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। और सत्ता की साझेदारी अथवा सत्ता का बंटवारा तो बहुत ही आवश्यक हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है। यह न केवल देश के सभी जातीय धार्मिक भाषीय समूह का प्रतिनिधित्व करता है, इससे राजनीतिक स्थिरता भी कायम रहती है। इससे ये नहीं है कि जातीय धार्मिक भाषाई समूह का प्रतिनिधित्व होता रहता है, बल्कि जो राजनीतिक स्थिरता होती है वो बनी रहती है, कायम रहती है, अस्थिर नहीं होती है, सही ढंग से चलती है। और हमारा देश तो विभाजित देश है, इसमें तो सत्ता का बंटवारा बहुत ही आवश्यक हो जाता है, क्योंकि भारत एक है विभाजित देश, आपको पता ही है। और इसमें जो सत्ता का बंटवारा है वो बहुत ही आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार के समाज में प्रत्येक समूह की अपनी इच्छाएं और भावनाएं होती है। जैसे अलग अलग कोई भी जातीय या वर्ग के लोग रहते हैं, तो उनकी अपनी अपनी इच्छाएं होती है, भावनाएं होती है, तथा वह यह चाहते हैं कि इच्छाएं पूर्ण हो जाए। अगर जिस सत्ता के अंदर उसकी शेयरिंग नहीं होगी, उनका हिस्सा नहीं होगा, तो उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती। तो वो क्या है, संघर्ष की भावनाएं पैदा हो जाती हैं उनको। अगर उनकी इच्छाएं पूर्ण हो जाए तो उनमें प्रतिकूल भावनाएं भी आ सकती है। प्रतिकूल भावनाएं वो होती है जो क्या है उसके विपरीत होती है, अपोजिट होती है। अनुकूल भावनाएं वो होती है जो सही होती है। प्रतिकूल भावनाओं के उदाहरण में देश में नक्सलवाद। पहले ये जानिए कि नक्सलवाद क्या है। नक्सलवाद पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव नक्सलबाड़ी से शुरू हुआ। पश्चिम बंगाल में है ये गांव नक्सलबाड़ी। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार, कानू सन्याल ने 1967 में वहाँ पर किसानों के साथ मिलकर विद्रोह किया था। जो बड़े बड़े जमींदार या किसान, बड़े किसान थे, जमींदार लोग थे बड़े, वो किसानों का शोषण करते थे। तो चारू मजूमदार और कानू सन्याल ने वहाँ पर विद्रोह कर दिया। यह विद्रोह एक अहिंसा के रूप में नहीं बल्कि हिंसा के रूप में था। जो लोग क्या है हथियार से बड़े बड़े साहूकारों को मौत के घाट उतार दिया, बड़े बड़े जमींदारों को मौत के घाट उतार दिया। इस प्रकार 1970 तक यह आंदोलन पूरी तेज गति से चलता रहा। और 1972 में चारू मजूमदार की मौत हो गई। और बाद में 2010 में कानू सन्याल की भी क्या है एक बीमारी के कारण मौत हो गई। इस प्रकार नक्सलवाद या नक्सलबाड़ी एक गांव है पश्चिम बंगाल में, याद रखना। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सन्याल ने किसानों के साथ मिलकर विद्रोह किया था, क्योंकि जो बड़े बड़े लोग थे ना, वो किसानों का शोषण करते थे। तो इस शोषण के विरुद्ध उन्होंने आवाज़ उठाई थी। और 1970 तक यह आंदोलन पूरी जोरों पे था। और 1972 में चारू मजूमदार की मौत हो गई। और आते आते 2010 तक कानू सन्याल की मौत हो गई। पता लग गया होगा नक्सलवाद क्या है। पंजाब तथा जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के रूप में देख सकते हैं। इसलिए अगर सत्ता में सभी समूहों को समान रूप से भागीदारी दी जाए तो उनमें प्रतिकूल भावनाएं नहीं आएगी। कहने का अर्थ है, अगर जे हम सरकार के अंदर सभी जातीय वर्ग समूह का सहयोग देंगे, सभी को हम क्या है उनकी शेयरिंग देंगे, तो क्या है उनमें प्रतिकूल भावनाएं नहीं आएगी। अगर किसी एक जातीय वर्ग को क्या सरकार में हिस्सा नहीं होता है,
तो वो क्या है, उनमें प्रतिकूल भावनाएं आ जाती है, वो देश के बारे में नहीं सोचेगा। सत्ता के बंटवारे से लोगों में विश्वास तथा अपनेपन की भावना का विकास होता है। अगर सत्ता के बंटवारे से सत्ता में बंटवारा हो तो लोगों में विश्वास और अपनेपन की भावना का विकास होता है। अगर लोगों में सत्ता की भावना ना हो, विश्वास ना हो, तो वो एक दूसरे के विरुद्ध हो जाते हैं। अलग अलग समूहों में तनाव कम करने में भी सहायता करता है। अगर सभी का सत्ता में साझेदारी या हिस्सेदारी है तो लोगों में तनाव की भावनाएं कम हो जाती है, तनाव नहीं होगा। इससे देश की राजनीतिक व्यवस्था भी सुचारू रूप से चलती रहती है। इसमें क्या, जो देश की सरकार है वो सही सुचारू रूप से चलती रहती है। इसी प्रकार बेल्जियम की बनावट। बेल्जियम एक यूरोप का छोटा सा देश है जिसका क्षेत्रफल हरियाणा राज्य से भी कम है। हरियाणा राज्य का क्षेत्रफल पता होगा आपको, 44,212 वर्ग किलोमीटर है। हरियाणा का क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है और बेल्जियम का क्षेत्रफल उससे भी कम है और इसकी जनसंख्या 1 करोड़ के लगभग है। बेल्जियम की जनसंख्या कितनी बताइए? 1 करोड़ के लगभग, जो कि हरियाणा राज्य की जनसंख्या से भी कम है। आपको पता होगा हरियाणा राज्य की जनसंख्या कितनी है? 2,53,51,462। ये हमारी हरियाणा राज्य की जनसंख्या है और वहाँ की जनसंख्या है 1 करोड़ के लगभग, जो कि हरियाणा राज्य की जनसंख्या से भी कम है। बेल्जियम की जातीय बनावट। भाई जातीय बनावट क्या है? वहाँ पर कितनी जातीय लोग रहते हैं, कितनी प्रतिशत रहते हैं जातियों के? काफ़ी पेचीदा है। पेचीदा में क्या था, मुश्किल होते हैं, क्योंकि यहाँ 3 भाषीय समूह रहते हैं, 3 भाषाओं की। बेल्जियम की 59% के लगभग जनसंख्या डच भाषा बोलने वाले हैं। सबसे ज़्यादा कौन सी है? डच भाषा 59 लोगों से संबंधित है। यह फ्लेमिश इलाके में रहती है। इनका इलाका कौन सा है? फ्लेमिश है। और बेल्जियम की 40% के लगभग जनसंख्या फ्रेंच भाषा बोलने वाले हैं और वह वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं। डच वाले कहाँ रहते हैं? फ्लेमिश। और ये फ्रेंच वाले कहाँ रहते हैं? वेलोनिया में। बाकी बचे 1% लोग जर्मन भाषा बोलते हैं। ब्रुसेल्स, जो कि बेल्जियम की राजधानी है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है ये। बेल्जियम की राजधानी कौन सी है? ब्रुसेल्स। ठीक। कि जातीय संरचना भी इसी प्रकार की है। यहाँ 80% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं, 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। इस भाषीय विविधता के कारण ये डच तथा फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों में हमेशा तनाव रहता है और बाद में सरकार ने देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए संवैधानिक प्रबंध किया। थैंक्स।